आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी। ऐसा लगा कि सरकार के खिलाफ जितनी आग उगलनी है उगल दी जाए, कुछ बाकी नहीं रहे। राहुल गांधी के भाषण के फौरन बाद उनके समर्थकों का, यूं कहिए कि मोदी का हर हाल में विरोध करने की कसम खाकर बैठे पत्रकारों का भी भाषण खत्म होते ही तोपें खुल गईं। किसी ने कहा राहुल गांधी ने राष्ट्रवाद के रथ पर सवार मोदी सरकार के अहंकार को ध्वस्त कर दिया, तो किसी ने कहा कि अब तक का सबसे आक्रामक भाषण देकर राहुल गांधी ने बीजेपी के सारे सांसदों को दहला दिया। किसी ने फौरन यूट्यूब पर डाला, राहुल ने रावण का जिक्र कर सरकार को आईना दिखा दिया। इस तरह के तमाम वीडियो धड़ाधड़ पोस्ट किए जाने लगे। ठीक है, हर आदमी को हक है अपने मुताबिक अपना पक्ष रखने का, लोकतंत्र ही है। लेकिन एक सवाल है, जब कभी आप कुछ कहते हैं तो सोचते तो होंगे। जिस आदमी के बयान को लेकर आप अपना पक्ष रखने में, फिर से कह रहा हूं, जिस आदमी के बयान विश्लेषण कर रहे हैं, मुस्कुरा मुस्कुरा कर त्योरियां चढ़ाकर राहुल गांधी की गरज पर गर्वित हो रहे हैं, उसको समझा तो होगा ही, या सिर्फ मतलब की 4-5 बातें पकड़ के मन की आपने रख दी। राहुल गांधी के भाषण मोटे तौर पर 3 बातों से जुड़े हुए थे। एक उनकी भारत जोड़ो यात्रा, दूसरा मणिपुर की हिंसा और तीसरा राहुल गांधी के मुताबिक मोदी सरकार का अहंकार। जब आप विपक्ष के सबसे मजबूत नेता के तौर पर सदन में सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हैं, तो आपको पूरी तरीके से सधा और संयमित होना चाहिए। आक्रामक भले हो आप, और यह संसदीय मर्यादा के दायरे में होना चाहिए। मुझे लगता है कि संसद में यह पहली बार था जब विपक्ष के किसी नेता ने देश के प्रधानमंत्री को रावण कहा होगा। विरोध में कम से कम इस बात का ख्याल तो रखना ही चाहिए कि आप जो कह रहे हैं वह देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ है। देश के जिन सांसदों को चुना गया है, या देश ने जिन सांसदों को चुना है, उनके नेता हैं और सरकार के मुखिया। मगर राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को लगा होगा कि यही ठीक है, खुलकर बोलो। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। सुना आपने, राहुल गांधी यही कहना चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी अहंकार से भरे हुए हैं, इसलिए उनकी सरकार का जाना तय। इतना भर कहने के लिए क्या आप प्रधानमंत्री की तुलना रावण से करेंगे? यह शब्दावली संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा पर तमाचा है। मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, उस समय 2G और कोयला घोटाले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेर रखा था। विपक्ष की तरफ से मोर्चा सुषमा स्वराज ने संभाला था। मैं थोड़ा पीछे इसलिए ले जाना चाहता हूं क्योंकि अभी राहुल गांधी को आपने सुना है, और संसदीय लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा का ख्याल रखने वाले कुछ नेताओं को मैं सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपको लगे कि परंपरा क्या कहती है, मर्यादा क्या होती है। तो सुषमा स्वराज जब सदन में खड़ा हुई तो उनकी जुबान बहुत तीखी थी, लेकिन भाषा मर्यादा की लक्ष्मण रेखा के दायरे में थी। आप सुनिए। हर सत्र से पहले इस सरकार का एक नया घोटाला उजागर होता है, और दूसरा घोटाला पहले का रिकॉर्ड तोड़ता है, तीसरा घोटाला दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ता है। CWG में 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ। CWG में 70,000
हुआ तो 2G में 1,76,000 करोड़ का घाटा और कोयला आवंटन में 1,86,000 करोड़ की लूट। और ये चाहते हैं कि हम इन विषयों को उठाए नहीं। अध्यक्ष जी, और केवल घोटाला नहीं करते अध्यक्ष जी, केवल घोटाला नहीं करते, उन घोटालों पर पर्दा डालने के लिए, उन घोटालों में लिप्त मंत्री और प्रधानमंत्री को बचाने के लिए तरह तरह की हरकतें करते हैं। अध्यक्ष जी, 2G पर पीएससी की रिपोर्ट को हुड़दंग करके इन्होंने वो रिपोर्ट रुकवाई। 2G पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट इन्होंने तथ्यों के विपरीत तैयार करवाई और कोयला घोटाले की सीबीआई की जांच रिपोर्ट मंत्री ने कमरे में बुलाकर बदलवाई। और जब हम इन विषयों को उठाते हैं तो ये हमें गैर जिम्मेदार कह करके, इसे कहते हैं विपक्ष की भूमिका में सरकार पर हमला करना और बावजूद इसके संसदीय मर्यादा में रहना। विपक्ष सरकार को बख्शने के लिए नहीं होता है, होता ही नहीं। वह सरकार को आईना दिखाने के लिए होता है, जनता के प्रति उसको जिम्मेदार रखने के लिए होता है। इसलिए हर ज़रूरी मौके और मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। लेकिन ऐसा करते समय हम कितना या किन उपमाओं, विशेषणों, तुलनाओं का प्रयोग करते हैं, इसका खास ध्यान रखना संसदीय दायित्व का हिस्सा है। भारत देश है जिसे हम माता कहते हैं, भारत माता। यह असंख्य जातियों, भाषाओं, संस्कृतियों, समुदायों और धर्मों का देश है। दुनिया का सबसे बड़ा संगम है, अद्भुत देश है। भाषाओं का, समुदायों का, धर्मों का, संस्कृतियों का मेल जोल चलता रहता है, एक लय। इस खूबी को भारतीयता कहते हैं। जैसे अंग्रेजी रहन सहन, सोच, संस्कार जिसका भी हो, हम कहते हैं कि अंग्रेजियत वाला है। साफ शफाफ उम्दा लाइफस्टाइल जिसकी होती है, हम कहते हैं कि नफासत वाला है। यह एक विशेषता है। अगर देश में कहीं खून खराबा होता है, दो समुदायों के बीच दंगा होता है, सौहार्द और भाईचारा लहूलुहान होता है, तो उसे हम भारत माता की हत्या नहीं कह सकते। कुछ लोगों को लग सकता है कि अगर भारत माता की हत्या राहुल ने कही दी तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा कहते समय उन लोगों को खुद के अंदर झांकना चाहिए। कहीं मोदी को कुछ भी कह देने के चक्कर में आपने अपनी समझ को पोटली में बांधकर नदी में फेंक तो नहीं दिया है। खून भारतीयता का तो हो सकता है, लेकिन भारत माता की हत्या नहीं हो सकती। यह शब्द नाहक चुना हुआ है और यही राहुल गांधी ने किया। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में। भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, आप देशद्रोही हो। लोकतंत्र को बचाने पनपाने में विपक्ष की भूमिका उतनी ही बड़ी होती है जितनी सरकार की। सरकार में नहीं होने के चलते आपको कुछ रियायत मिल जाती है, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण और रखता हूं, क्योंकि जो परंपरा है उसी के आईने में आप आज को देखेंगे और तौलेंगे। देवेगौड़ा सरकार केंद्र में थी और यूरिया घोटाले पर विपक्ष ने उसको नाको दम कर रखा था। सदन में चर्चा चल रही थी। विपक्ष की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी ने मोर्चा संभाला था। उनका आरोप था कि सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री घोटालेबाजों का साथ दे रहे हैं या उनको बचा रहे हैं। मामला गर्म था और माहौल तना हुआ। वाजपेयी ने प्रधानमंत्री को तनिक भी नहीं बख्शा, लेकिन किस तरीके से, उसकी मिसाल आप देखिए। हाई कोर्ट का आरोप है कि सीबीआई ने उसको अंधेरे में रखा। मेरे पास जजमेंट है, मैं उसको उद्धृत कर सकता हूं। क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की? और सुप्रीम कोर्ट में जाने का नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है,
सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और कहा कि अपने हाई कोर्ट में वापस जाइए और सीबीआई को वापस आना पड़ा है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, देवेगौड़ा जी कह रहे हैं हमने कोई फैसला नहीं किया, क्या यह महत्वपूर्ण मामला नहीं था? अब इस फैसले के पीछे ये भावना देखी जाए कि जो आपको राजनीतिक दृष्टि से समर्थन दे रहे हैं और जिनके बल पर आपकी सरकार टिकी हुई है, आप उनको बचाना चाहते हैं, उनकी रक्षा करना चाहते हैं। यूरिया के घोटाले में जो तथ्य सामने आए हैं वो तो चौंकाने वाले। 5 साल हम घोटालों से जूझते रहे, एक के बाद एक घोटाला उजागर होता रहा। भ्रष्टाचार चुनाव में प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा, मगर किसी ने कल्पना की थी कि जब चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार बनेगी, तो अब तक के घोटालों से सबसे बड़ा घोटाला यूरिया घोटाले के रूप में सामने आ जाएगा। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, सत्ता चलाने वाली पार्टी या सत्ता का मुखिया प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता उस सदन में बैठते हैं जिस सदन को देश ने देश चलाने की जिम्मेदारी दे रखी है। विपक्ष का काम होता है सरकार को साहुल सूते में ठीक रखना, वो सही काम कर रही है कि नहीं, लोगों के प्रति जवाबदेही जिम्मेदारी निभा रही है कि नहीं, उस पर नजर रखना। लेकिन विरोध का अपना तरीका है, उसकी अपनी एक मर्यादा है। नेता अपने आचरण और उदाहरण से संसदीय व्यवस्था और परंपराओं को सींचता है। वैचारिक विरोध और असहमतियां लोकतंत्र की प्राणवायु होनी चाहिए, लेकिन उनको रखते समय या सदन के अंदर आचरण में वह अपनी गरिमा और दूसरों की मर्यादा का पूरा सम्मान बनाए रखे, यह उम्मीद हमेशा रहती। राहुल गांधी पर आरोप एक और है, वो ये है कि उनके भाषण के बाद जब वो सदन से निकल रहे थे और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोलने के लिए उठी थी और बोलने जा रही थी, उस समय राहुल गांधी ने उनकी तरफ फ्लाइंग किस उछाली। इस बात की शिकायत बीजेपी की महिला सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष तक की है और मांग की है कि राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के नेताओं की माने तो राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि सामने के सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस की। यानी फ्लाइंग किस की, यह बात सही है। अब स्मृति ईरानी की तरफ की या नहीं, एक अलग मसला है, उसका वीडियो वैसे है नहीं। आमतौर पर आप देखेंगे कि मैदान में खिलाड़ी या किसी शो में कोई परफॉर्म करने वाला, जो दर्शकों का उत्साह होता है, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए फ्लाइंग किस उछालता है। कहने को आप यह भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने संसद में ऐसा कर दिया तो क्या हो गया, मंशा तो ऐसी नहीं थी। मैंने मान लिया कि मंशा ऐसी नहीं थी, मगर जो काम मैदान और स्टेज पर होता है, क्या उसी के आधार पर आप उसे संसद में सांसद के आचरण के अनुकूल मान लेंगे? परंपराओं की गरिमा एक एक घटना को बारी बारी से स्वीकृति देने से मिटती है और बाद में बहुत कुछ हल्का, ओछा, सतही होने लगता है, स्वीकार किया जाने लगता है, सारा माहौल गंधला आ जाता है। इस बात को समझना जरूरी है। पहली बार ऐसे हो रही है, एक मेंबर पार्लियामेंट का अंदर किसी महिला के सामने प्लेन किस दे रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है, क्या नेता है वो? इसीलिए हम आज स्पीकर को कंप्लेंट दिया है, सीसी कैमरे से इसका फुटेज लेना एंड मेंबर का ऊपर कार्यवाही करना, ऐसे हम मांग रखे हैं। हम सभी महिला एमपी से ऐसे मांग रखे हैं। 2018 में भी राहुल गांधी आचरण को लेकर सवालों में आए थे। मोदी सरकार के खिलाफ उस समय भी विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव ला रखा था। सदन में चर्चा चल रही थी। राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए, उनको गले लगाया
यहाँ तक तो ठीक, मोदी ने भी हाथ मिलाया। लेकिन जब राहुल लौट कर अपनी जगह पर आए तो उन्होंने बगल में बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे। इसका मतलब ये गया, या यूँ कहिए कि संकेत और संदेश ये गया कि देखो मैंने अपना काम कर दिया। जो अच्छा जेस्चर था पीएम को गले लगाकर वो देना चाहते थे, काम ठीक किया था हो सकता, मगर आंख मारकर उन्होंने उस पर पानी फेर दिया। नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी ने उस पर तंज कसा। तो हैरान हुआ सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहां कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। राहुल गांधी ने उस समय भी भाषण अच्छा दिया था, मगर आंख मार करके उन्होंने सारे किए पर पानी फेरा था। इस बार भी भाषण उनका ठीक चल रहा था। उनकी भारत यात्रा, उनकी मणिपुर यात्रा, कई तरह की मिसालें रख करके बता रहे थे कि हालात को मैंने कैसे पाया है और सरकार के खिलाफ मैं क्या क्या देखता रहा हूं। लेकिन बाद में वो भटकाव का शिकार हो गए और जुबान उनकी जो है वो लगाम से बाहर चली गई। और यह संसद के भीतर संसदीय परंपरा और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी के इस तरह के कई बर्ताव रहे हैं जो उनकी गंभीरता और बेहतर भाषणों को हल्का कर गए। अब वह भाषा के स्तर पर आ गया है जो बर्ताव का मामला था। प्रधानमंत्री को जब रावण, देशद्रोही और भारत माता की हत्या जैसे संसदीय मर्यादा में अनफिट शब्दों के साथ सदन में भाषण देंगे तो लोकतंत्र की गरिमामयी परंपरा को चोट पहुंचेगी। एक और उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की थी, संसद पर आतंकी हमला हो चुका था, सदन में बहस बहुत गर्म थी। विपक्ष की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर मोर्चा संभाले हुए थे। दुनिया जानती है कि अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर बहुत अच्छे मित्र थे, मगर वैचारिक रूप से दोनों दो सिरों पर थे। चंद्रशेखर ने संसद पर आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री वाजपेयी को रत्ती भर भी नहीं बख्शा, लेकिन किस तरह से इसको आज जरूर देखा जाना चाहिए। और जैसा मालूम होता था इनके भाषणों से भी, इनको मालूम था तो क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उस कार्रवाई न करने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। मैं बड़ी विनम्रता से गृह मंत्री जी से कहूँगा कि अगर वो कम बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यही निवेदन मुझे रक्षा मंत्री जी से भी कहना है। गृह मंत्री जी ने घटना के तुरंत बाद कहा कि संसद का कोई नुकसान नहीं हुआ। उस दिन तक 5 लोग हमारे मारे, 6 लोग मारे गए थे। संसद की मर्यादा को सारे विश्व में आघात पहुंचा था। सरकार की ओर से कहा जा रहा है हमें चारों ओर से सहानुभूति मिल रही है। क्या इस सहानुभूति के लिए हम अपने को बड़े मर्यादित समझते हैं? क्या ये हमारे लिए गौरव की बात है? इस सरकार को जो कमजोर है, निर्णय की कमजोर सरकार है, उसको और कमजोर बना रहे हैं। इनके निर्णय को मत चापलूसों में और समर्थकों में थोड़ा ही अंतर होता है। आप समर्थक होने की कोशिश कीजिए। देयर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन फ्रेंड्स एंड फ्लैटरर्स। डोंट ट्राई टू फ्लैटरर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। ये स्थिति ऐसी नहीं है। आज मैं बड़े विनम्र शब्दों में कह रहा हूँ, स्थिति भयंकर है। लड़ाई की बात वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी लड़ाई के बारे में सोचा नहीं। कितने तीखे थे चंद्रशेखर, कोई रियायत दी बिल्कुल नहीं। विपक्ष की भूमिका के साथ कोई समझौता मत कीजिए, लेकिन संसदीय परंपराओं को बचाए रखिए, यह जरूरी है। बाहर तो गंद हो ही रहा है, कुछ बच कहाँ रहा है, मगर जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है वहां तो मर्यादा बची रहने दीजिए। घर बाहर जूता चप्पल पहनकर हम आते जाते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर में भी हम जूता चप्पल के साथ जाएं। अगर चले गए तो ईश्वर रोकेगा नहीं, बस मंदिर की शुचिता की बात है। आप चाहें तो उसे भी घर बना लीजिए, फिर वहां ईश्वर की तलाश मत कीजिए, क्योंकि जब आप वहां पहुंचेंगे तो नहीं मिलेगा। कारण ये है कि आपने अपने मन में उसको नहीं माना। मन में नहीं माना तो चप्पल के साथ वहां चले गए। मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है और एक संस्था है। राहुल गांधी ने जिस मणिपुर हिंसा पर भारत माता की हत्या की बात कही, उसी मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने माना कि विपक्ष जो कह रहा है वो सही है, वहां जघन्य हिंसा हुई है, शर्मनाक है, लेकिन इस पर राजनीति उससे अधिक शर्मनाक है। आप सोचेंगे कि सरकार को विपक्ष जब मणिपुर जैसे गंभीर मामले पर घेरेगा तो वह कहेगी ही कहेगी कि राजनीति हो रही है। विपक्ष ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उसने कहा कि सरकार हिंसा रोकने के लिए लंबे समय तक कुछ नहीं कर पाई। इन तमाम दबावों और सवालों के चलते सरकार अपने आप को डिफेंड कर रही है। अमित शाह ने इन सारी बातों का जवाब दिया। वे कह रहे थे कि मेरे देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी है और विपक्ष को लेकर के मेरी जिम्मेदारी है। तेवर उनके भी तीखे थे। बात वो सरकार की रख जरूर रहे थे, मगर दायरा पता था कि किस दायरे में। आप अमित शाह को सुनिए। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और मान्यवर 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रख। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया। 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया। चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया। चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने भेजा, डीजीपी भारत सरकार ने भेजा, सुरक्षा एडवाइजर भारत सरकार। ये सब 4 तारीख की शाम को समाप्त हो गया था। 3 को हिंसा हुई, 4 तारीख को समाप्त हो गया था। और ये कहते हैं 356 क्यों ना लगाया? 356 तब लगती है जब हिंसा के समय राज्य सरकार कोऑपरेट न करे। हमने डीजीपी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के डीजीपी को स्वीकार कर लिया। हमने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, उन्होंने भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी को। मैं यही कह रहा हूं, समझ ना हो तो नहीं आएगी भी। सीएम तब बदलना पड़ता है जब कोऑपरेट न करे। ये सीएम कोऑपरेट कर रहा है। डीजीपी, सुरक्षा सलाहकार, ये सबको हमने बदला है। अमित शाह ने मणिपुर में पिछली सरकारों, खासकर कांग्रेस सरकारों में हुई इससे बड़ी हिंसा को भी सदन में रखा। वे ये कहना चाह रहे थे कि मणिपुर ऐसा राज्य है जहां नस्ली हिंसा अलग अलग समय में भयानक रूप लेती रही है और केंद्र सरकारों के लिए सिरदर्द बनती रही है। आप यह भी कह सकते हैं कि वे राहुल गांधी से इन आंकड़ों और अपने सवालों के जरिए यह पूछना चाहते थे कि जिस भारत माता की हत्या की बात आज आप कर रहे हैं, तो फिर उस दौर को आप क्या कहेंगे जब आपकी सरकारें राज्य और केंद्र दोनों में थीं और आज से कहीं ज्यादा खून खराबा मणिपुर में हुआ था। अमित शाह को सुनिए। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 43,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 43,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। अरे मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी।
और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए। अरे भाई, आप जरा देखिए कि नस्ले हिंसाओं का इतिहास, मैं पूरा बताता हूं इतिहास, मुझे जल्दबाजी नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुझे पूरा बताना है इतिहास। संसद के अंदर विपक्ष बोलते बोलते थक गया, गृह मंत्री जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए, एमओएस ने जवाब दिया मान्यवर, और ये लोग प्रधानमंत्री जवाब दे वो मांग से पूरा पार्लियामेंट होल्ड करे हुए। मणिपुर की आग ने कई जानें ली, हजारों घरों को लील लिया, परिवारों को उजाड़ दिया, शांति और भाईचारे का खून कर दिया। इसलिए वह किसी भी सरकार के लिए चिंता का कारण होता, आज भी है। सरकारों की जिम्मेदारी देश के नागरिकों को सुरक्षित रखने और उनकी बेहतरी की होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सरकारें सवालों में रहती हैं। लेकिन जिस साफगोई और पारदर्शिता के साथ अमित शाह ने सदन में मणिपुर पर सरकार का पक्ष रखा, उसने विपक्ष को भी कहीं न कहीं संतुष्ट किया होगा। देश के आम लोगों को भी पता चला कि मणिपुर की हिंसा का कारण क्या रहा है या कारण क्या रहे हैं, और हिंसा को रोकने के लिए सरकार ने किस जिम्मेदारी और तत्परता के साथ काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को जवाब देना होता है। लोकतंत्र की खूबी देखिए कि सरकार चाहे जितनी मजबूत हो, विपक्ष उसको सदन में खींचने का संवैधानिक अधिकार रखता है। उसी संविधान के जरिए जिसे सरकार चलती है, विपक्ष सरकार को देश के सामने पूरा सच रखने की स्थिति में लाल खड़ा करता है। उस लोकतंत्र की गरिमा और संसदीय परंपरा का बने रहना इस देश की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन शब्दों का प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किया, उससे हर सांसद को बचना चाहिए। जिस आचरण से राहुल गांधी विवादों में हैं, वह सदन की सेहत के लिए सही नहीं माना जा सकता। विरोध कीजिए जरूर, लेकिन जैसा मैंने आज कुछ नेताओं के जरिए उदाहरण रखे, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर या फिर लोहिया जैसे नेता, बहुत सारे नेता हैं जो मिसाल के तौर पे हैं। मैंने इक्का दुक्का नेताओं को इसलिए रखा क्योंकि ये आदर्श हैं। वैसे व्यवहार से भारतीय संसदीय परंपरा को दुनिया में प्रतिष्ठा और मिलेगी, भारतीय लोकतंत्र की शान और बढ़ेगी। इस बात का ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।